So, this is lecture number 13th of electromagnetic induction, and in this part, we are going to study about electromagnetic induction, and this will be the last lecture of electromagnetic induction. आइए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, रॉड का लेंथ आपको गिवन है, और ये जो रॉड है राइट साइड की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इस रॉड, ये जो रॉड मूव कर रहा है वो दो, ऐसे समझिए दो आयरन रॉड पे ये रॉड मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेल की पटरी है, तो इस पे हम इस रॉड को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने इस बेसिकली इसको कनेक्ट कर रखा है एक रेजिस्टेंस से, आउटर रेजिस्टेंस से, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर है। तो अब आप देखिए रॉड आगे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आपको पता है रॉड में इधर हाई पोटेंशियल आएगा, इधर लो पोटेंशियल आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस रॉड को हटा करके हम यहाँ पे एक बैटरी बनाएंगे जिसका ईएमएफ BLV के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है, रॉड का लेंथ L दे रखा है, रॉड का वेलोसिटी V है। इतना समझ में आया। अब आप देखिए, जैसे ही इस रॉड के जगह अब आप बैटरी बनाइएगा, सर्किट कंप्लीट है। इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और इस करंट का वैल्यू हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, I = V/R। V हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ गया करंट इन द सर्किट। अब आप ध्यान से सुनिए। अब जैसे ही इस सर्किट में करंट दौड़ेगा तो इस रॉड में भी करंट दौड़ेगा। अब आप सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक रॉड से करंट दौड़ता है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। और फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए रॉड में करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पाम आपको मैग्नेटिक फोर्स देगा। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, पाम आपको मैग्नेटिक फोर्स देगा। यानी इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? BIL sin 90, क्योंकि थीटा 90 डिग्री लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रॉड ऊपर जा रहा है। तो यहां से देखिए F मैग्नेटिक आ गया BIL, I हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेंथ L रखा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस रॉड पे लेफ्ट साइड में लग रहा है वो इस वैल्यू के बराबर। अब आप सुनिए, रॉड आगे जा रहा था राइट डायरेक्शन में V वेलोसिटी से, पर इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा। क्यों लगा? अभी मैंने आपको कॉज बताया। तो क्या ये रॉड रिटार्ड करेगा? बिल्कुल रिटार्ड करेगा इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिटार्डिंग रॉड है जिस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से इसका जो वेलोसिटी जो कि राइट डायरेक्शन में था अब वो डिक्रीज हो रहा है, हम चाहते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाए। तो क्या इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? So we have to find external force so that the rod is moving with constant velocity. तो आइए पता करते हैं। तो देखिए, एक तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना है और एक इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स आगे ले जाना है, तो इसलिए F एक्सटर्नल माइनस F मैग्नेटिक इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, एक्सीलरेशन 0। तो बताइए F एक्सटर्नल F मैग्नेटिक के बराबर आ गया, और F मैग्नेटिक हम कैलकुलेट करके आए हैं जो कि B² V/R के बराबर है। इतना समझ में आया? आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है। ये एक्सटर्नल फोर्स वो बाहर से अप्लाइड फोर्स है, ताकि इस रॉड को हम राइट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाए। डन, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, F मैग्नेटिक इतना आ गया और F मैग्नेटिक ये था, F एक्सटर्नल इतना आया। तो क्या आप यहां से देख सकते हैं जो F एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन आएगा। अब मान लीजिए ये जो F एक्सटर्नल आप लगा रहे हैं, तो कितना पावर आप अप्लाई किए हैं ताकि इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाए। तो हम निकालने जा रहे हैं एक्सटर्नल पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक्सटर्नल फोर्स आप कैलकुलेट करके आए, इसमें V मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास पावर आ गया। अब देखिए पावर जो है V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप पावर और वेलोसिटी में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पैराबोला आता है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड जिसका लेंथ है एल, इसको हमने इस पॉइंट पे एच पॉइंट पे हिंज किया है और ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट करवा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपको पता है इस रॉड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस लेते हैं रॉड का वो हिंज से लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये ईएमएफ कहां से कहां तक है, ये पॉइंट हिंज से एंड पॉइंट के बीच का है, या आप बोल दीजिए पॉइंट बिटवीन एच एंड पी का ये ईएमएफ है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डेरिवेशन पे सवाल आता है। तो सुनिए डेरिवेशन, देखिए इस पूरे रॉड को आप छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करिए, ठीक है। ये हिंज है, यहां से रॉड अटैच्ड था, तो एक टुकड़ा हम लेते हैं dx। इस dx टुकड़े का हिंज से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x मान लेते हैं। अब ये dx टुकड़ा जो है ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा v वेलोसिटी से, ठीक है। अब आप देखिए इस छोटे से टुकड़े का जो ईएमएफ होगा उसको BLV लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वैसा का वैसा, कौन सा लेंथ लेंगे, dx लेंथ, और वेलोसिटी होता है r ओमेगा, तो r के जगह पे x डिस्टेंस, क्योंकि यही रेडियस के बराबर है, तो v इक्वल टू ओमेगा एक्स, तो v इक्वल टू ओमेगा एक्स रखें। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, हिंज से 0 से लेकर के l तक, क्योंकि हर एक टुकड़ा को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से l। तो यहाँ b ओमेगा को बाहर लेके आइए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l तक, आपके पास ईएमएफ आ गया b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आईआईटी में आया था, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रॉड को हमने धागा से बांध करके फिर इस रॉड को हम घुमा रहे हैं। क्या बोला मैंने, रॉड को धागा से टाई करके तब इसको हम घुमा रहे हैं, इसको रोटेशन दे रहे हैं। यहां से हमने रॉड को टाई किया है, तो धागा का जो लेंथ है वो L है और पूरे रॉड का लेंथ है L, ठीक है। तो करना क्या है, अब आप यहां पे E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां लेंथ यहां से आपको कैलकुलेट करना है हिंज से, तो धागा में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहां इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने का तरीका सीखिए। रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, सेंटर से इसका लेंथ होगा मान लेते हैं x, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो ईएमएफ होगा दैट विल बी BLV। b ऐसे लेंथ है dx और वेलोसिटी को लिखेंगे x ओमेगा, क्योंकि r ओमेगा होता है और r के जगह पे x लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखिए इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे। एक तो यहां से पहला इसमें जो लेंथ है, पहला जो इसमें स्मॉल एलिमेंट है l लेंथ पे है, और लास्ट एलिमेंट कहां से है 2l पे, तो लिमिट लगाएंगे l से 2l। इंटीग्रेट करिएगा, b ओमेगा बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, l से 2l, सॉल्व करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एम्स में आया था। ये क्वेश्चन बोला कि एक रॉड है आपके पास और इस रॉड को यहां से हिंज करते हैं। हिंज ऐसा है कि रॉड का जो लेफ्ट पार्ट है वो l/4 डिस्टेंस का है और रॉड का राइट पार्ट है वो 3l/4 डिस्टेंस का है। तो आपको बताना है जब इसको हम घुमाएंगे तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। अब आप अगेन देखिए, यहां E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि लेंथ यहां हिंज से लेना है, तो कौन सा लेंथ यूज करेंगे। तो अगेन इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसका लेंथ होगा dx, उसका डिस्टेंस मान लेंगे x, तो उसमें लगाएंगे छोटे से टुकड़े के लिए ईएमएफ BLV, लेंथ होगा dx और v इक्वल टू लेंगे ओमेगा x, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, देखिए इंटीग्रेट करेंगे इस हिंज से, ये हिंज जो है x इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल टू 0 से आप नेगेटिव में जा रहे हैं, तो -l/4 से +3l/4 तक इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगा करके। अगेन इंटीग्रेशन सेम होगा तो -l/4, यहां लिमिट सीखना इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास आंसर आएगा। अब एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सीखे जिसपे नीट 2020 में क्वेश्चन भी आया था। बोला कि आपके पास व्हील है और व्हील में 40 स्पोक्स लगा हुआ है और ये व्हील ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको बताना है ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड पेरीफेरी, यानी कि सेंटर और पेरीफेरी में आपको ईएमएफ बताना है। तो देखिए अब आप ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है। चाहे
आपके पास कितना भी स्पोक्स है, 40, 50, वट एवर बी द नंबर, तो देखिए सब स्पोक्स के कारण एक एक बैटरी बनेगा। अब आप बैटरी का पोलैरिटी चेक करिए, पोलैरिटी जो है पॉजिटिव साइड है टुवर्ड्स सेंटर। अब ये पोलैरिटी भी बहुत ध्यान से हमने लगाया है। कैसे? आप एक रॉड को पकड़िए, तो मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड वेलोसिटी इसका इधर है टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखिए वेलोसिटी ऊपर है, इधर टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पाम आपको हाई पोटेंशियल देगा। तो हाई पोटेंशियल मतलब यहाँ पॉजिटिव पार्ट, यहाँ नेगेटिव पार्ट। तो सभी रॉड 40 रॉड है, तो 40 आप ये बनाइएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो जितने भी बैटरी हैं, सभी बैटरी का देखिए एक सिरा ओरिजिन से कनेक्ट है, दूसरा सिरा पॉइंट पी, और सिंस ये वायर है तो सभी पॉइंट पी होगा। तो क्या आप बोल सकते हैं कि इसमें जितना भी बैटरी होगा, 40 स्पोक मतलब 40 बैटरी, वो सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यही इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना भी स्पोक will be replaced by battery and all battery is connected through this point O and P। तो यानी कि सारा बैटरी जो होगा वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो ऑल रॉड्स आर पैरेलल, सो कनेक्टेड टू सेम पॉइंट। और आपको पता है कि आप जितना भी बैटरी ले लीजिए EMF E का, और उसको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो E नेट एक ही बैटरी के EMF के बराबर आता है, ठीक है। तो एक रॉड को अगर आप घुमाते हैं तो उसके लिए EMF आता है B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो पूरे 40 स्पोक के कारण जो EMF नेट आएगा वो एक ही बैटरी के कारण आएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। सो ऑल बैटरी इन पैरेलल, सो नेट EMF विल बी इक्वल टू EMF ऑफ वन सेल। यही कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर यही होगा। अब अगर आपके पास एक डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क है जिसका रेडियस R है, इसको ओमेगा से घुमाते हैं तो डिस्क घूम रहा है। तो अब आप क्या करिएगा, इस डिस्क को मान लीजिए छोटे छोटे रॉड से बना हुआ है। अब छोटे छोटे रॉड्स क्या बना हुआ है, तो इस डिस्क का जो टोटल EMF होगा, इंड्यूस्ड EMF, दैट विल बी हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है। और ये EMF कहां से कहां तक है, सेंटर से रिंग तक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा डिस्क के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे हमने एक पार्ट लिया है। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो इस रीजन में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के लिए आपको पता है यहाँ पे आएंगे वो साहब जो क्या कहेंगे, उसको अपोज करो। तो फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए इस सर्कुलर कॉइल में करंट आप ऐसे घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो अपोज होगा। तो इसमें करंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो करंट आया है एंटी क्लॉकवाइज, ये बिना बैटरी का आया है, तो ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम बात करते हैं। तो सुनिए, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा था रीजन में, तो क्या होता है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट प्रोड्यूस होने का कारण है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। जैसे इस केस में करंट का डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में, नॉन कंजर्वेटिव मतलब इसका वर्क डन 0 नहीं होगा, है ना। तो अब ऐसा कहिए, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन, ये जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा क्लोज पाथ में, वो इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए वो क्लोज लूप बनाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, then inside or outside the region induced electric field is developed. The direction of induced electric field is same as that of induced current. If induced current is anti-clockwise as shown in the direction of induced electric field is also anti-clockwise. Induced electric field is non-conservative in nature, hence work done by induced electric field in a closed path is always non-zero. Induced electric lines of force always form closed loop. अब
इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था जिसके कारण से करंट होता है वो होता था माइनस डी फाई बाई डी टी। अब आपको पता है यहां पे आप पढ़ के आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं ईएमएफ के जगह पे, तो ईएमएफ के जगह पे ये लिखें तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो हम बात कर रहे हैं कि इस क्लोज्ड लूप के अंदर एक लूप हम बनाए हैं, इनसाइड वाले पॉइंट पे जो बेसिकली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए इनसाइड वाले पॉइंट पे आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यहां पे आपको पता है फाई होता है बी इंटू ए, तो फाई के जगह पे बी इंटू ए डाले, ए को बाहर निकालिए तो डी वी बाई डी टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर आएगा, और डी आर का इंटीग्रेशन इस क्लोज लूप का सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और इसका अगर रेडियस एक्स है तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई एक्स, एरिया इसका हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पाई कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस एक्स बाई टू डी वी बाई डी टी। तो यहां से देखिए जो इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, फिर अगर हम आउटसाइड वाले पॉइंट पे बात करें यानी कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, फाई इक्वल टू बी ए लगाइएगा, एरिया आगे आएगा डी वी बाई डी टी। अब आप देखिए ये एरिया, पहले तो आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर आया, ये जो सरकमफेरेंस लेंगे ये पूरा लेंगे जिसका निकालना यानी 2 पाई एक्स, पर एरिया वही लेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज्ड है, तो एरिया ये लेंगे पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड आउटसाइड आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2x डी वी बाई डी टी। यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और बेसिकली डिस्टेंस में, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ के आते हैं उनमें बीच में कुछ डिफरेंस देखिए। इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सोर्स होता है चार्ज, जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पर ईएमआई में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे फोर्स इक्वल टू क्यू ई लगाते थे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो यहां भी फोर्स इक्वल टू क्यू ई वैलिड होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता था, पर ईएमआई में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्लोज लूप बनाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता था, तो क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। पर यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इसका कुछ वैल्यू होता है जो हम पढ़ के भी आए हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, नॉन कंजर्वेटिव होता है।